हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें। खूब आप लोग स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 3 महीने कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलने वाला हम लोगों को। तो लगातार स्वाध्याय करना है, लगातार जुड़े रहना, लगातार 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 अनवरत रूप से। थकना नहीं है, हारना नहीं है, जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल जाए तब तक। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, हमारी पिछली क्लास में हमने इतिहास परिचय की चर्चा की। किस प्रकार से इतिहास लिखा गया, किस प्रकार से इतिहास की अवधारणा प्रस्तुत की गई, इतिहास में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया ताकि इतिहास को हम लोग लिख सकें, हमारे सामने ये आ सके, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या तथ्य थे, ये सारी की सारी हमने बात की थी। इसी कड़ी में, इसी संदर्भ में हमने बात की थी प्री हिस्टोरिक एज, या फिर मैं कहूँ आपको आपसे प्राग ऐतिहासिक काल की। और इस प्राग ऐतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय मैंने आप लोगों को कहा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। इन डॉक्टर प्राइम रोज को प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज को उद्घाटित करने का श्रेय यहाँ पर जाता है। कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ विशेष रूप से। पहली बात तो मैं हृदय की असीम गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस क्लास को इतना प्यार दिया, इतने लोग जुड़े। और दूसरी चीज़, थोड़ी सी कुछ चीज़ें, अच्छा मैंने आपको कहा था कि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बाद में क्लास समाप्त होने के बाद लिखिएगा। कई लोगों के कुछ एक आध महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि सर रामापिथिकस से पहले, रामापिथिकस से पूर्व जो है आदि मानव किस अवस्था में था। तो देखो ध्यान से सुनना, यदि इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है तो YouTube पे मेरी क्लास है, उत्कर्ष क्लासेज में जाइएगा, वहां पर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना, मानव विकास यात्रा के नाम से पूरा का पूरा एक वीडियो है। किस तरीके से मानव का विकास हुआ, प्रारंभिक चरण क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर यदि इतनी हम लोगों ने चर्चा कर लिया तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। हाँ, इन शॉर्ट आई कैन से कि जो प्राइमेट्स जो होते थे, प्राइमेट्स का मतलब क्या, स्तनधारी जीव, ठीक है ना। तो स्तनधारी जीवों की यदि हम बात करें तो स्तनधारी जीवों में जैसे क्या चीज आता है, वानर आता है, कपी, बंदर जिसे हम बोलते हैं, मरकट भी बोलते हैं, छछूंदर, गिलेरी, ठीक है ना। इस प्रकार के जो स्तनधारी जो जीव थे, इन स्तनधारी जीवों में से पहला वर्ग कौन सा, कपी वर्ग या वानर वर्ग। कपी वर्ग या मानव वर्ग जो था, यही मानव वर्ग ने अपना विकास किया, ठीक है ना। प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक जो इसका स्थिति थी, वो स्थिति कुछ इस प्रकार से रही होगी। इससे भी पुराना जो जंगलों में निवास करता था, कहां पर निवास करता था, जंगलों में निवास करता था। धीरे धीरे जैसे इसका बौद्धिक विकास हुआ, इसका धीरे धीरे जैसे बौद्धिक विकास हुआ, आवाज कम है, चेक कर लीजिएगा एक बार। जैसे जैसे धीरे धीरे बौद्धिक विकास हुआ तो इसने जंगलों से बाहर निकलना इसने प्रारंभ किया, ठीक है ना। और जंगलों से बाहर जो सबसे पहला व्यक्ति आया था वो कौन आया था, रामापिथिकस कहा गया। किस प्रकार से यहाँ पर इनका विकास हुआ, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहली चीज, ठीक है, उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। दूसरा बात, एक बात और मैं आप लोगों से करने वाला हूँ दोस्तों, ये जो समय है हमारे लिए जो है अनमोल है, ये समय हमारे लिए लौट करके वापस नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा हमें कमेंट की ऊपर ध्यान देने की बजाय मोबाइल को इस तरीके से पकड़िए जैसे हम ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग इस तरीके से अगले 3 महीने तक आप लोगों के साथ में मेहनत करें कि आप लोग सफल हों, बस ये हमारा परम ध्येय है। तो इसको, मोबाइल को बिल्कुल इस तरीके से पकड़िए, कानों में ईयरफोन डालिए, आराम से मस्ती से चीज़ों को समझते जाइए। क्लास समाप्त होने के बाद में कमेंट अवश्य कीजिएगा। जहाँ पर भी आपकी कोई भी समस्या रहती है उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारी टेक्निकल टीम और मैं स्वयं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ, ठीक है ना। तो जो कोई भी समस्या होगी तो वो सारी चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम क्या बोलते हैं,
प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं हम लोग? प्री हिस्टोरिक एज। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, और इस प्राग ऐतिहासिक काल के दौरान क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले हमने बात की कि उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में उसने चीजें प्रस्तुत की। किस प्रकार से की? ध्यान से सुनिएगा। 1842 में 1842, देखो हर चीज को अंग्रेजी में देखो ट्रांसलेट करना तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे 5 गुना समय बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे जो भाई बहन इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं जो टेक्निकल टर्म होगी वो सारा अंग्रेजी में जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि प्री हिस्टोरिक काल एज, या हम जिसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसको उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। कब? 1842 की हमने बात की। कब? 1842। और 1842 में भारत का एक राज्य जिसका नाम था कर्नाटक। क्या नाम था? कर्नाटक। कर्नाटक का एक जिला जिसका नाम था दोस्तों रायचूर, और रायचूर का एक स्थान था और गांव मतलब, और इसका नाम था लिंगसुगर। इस लिंगसुगर नामक स्थान से पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए गए, स्टोन एज। ठीक है, पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। ये बात हमने हमारी पिछली कक्षा में यहां तक बात कर ली थी। और पाषाणकालीन औजार कैसे? जैसे पत्थर के फलक, पत्थर के फलक मिले, ठीक है, कुछ पत्थर के छुरे मिले, पत्थर के छुरे मिले, कुछ पत्थर के तीर मिले। इस प्रकार की चीजें जो है हमें यहां से प्राप्त होती है। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? प्लेलिस्ट बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप में मिलने वाली है। अब देखिएगा, अब ये जो पत्थर के औजार मिले ना, कुछ इस प्रकार के औजार थे, कुछ इस प्रकार के औजार थे, कुछ इस प्रकार के औजार थे। ठीक है, कुछ औजार यहां से, ये इस प्रकार के औजार थे। ठीक है ना, कुछ औजार इस प्रकार से थे, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है ना, और कुछ औजारों का आकार बिल्कुल इस प्रकार से था। ठीक है ना, कुछ औजारों का आकार बिल्कुल छोटा सा था। ठीक है, आगे वाला ये भाग नुकीला होता था। अब देखो ध्यान से सुनना, यदि हम देखें इन औजारों के आकार की, तो यहां आपको 3 से 4 चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। क्या चीज समझ में आ रही है साहब? कि एक तो औजारों का प्रारंभिक जो औजार है, उन औजारों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर दूसरे औजार जो है वो अगणित है, बेडोले हैं, सुगणित नहीं है, सही बढ़िया बनावट इनकी नहीं है। लेकिन बाद के यदि हम औजार देख रहे हैं तो कुछ देखो सुडोल भी दिखाई दे रहे हैं, औजारों का आकार भी छोटा हो रहा है। ठीक ना, तो इसी आधार पर इस प्राग ऐतिहासिक काल को हमने एक नाम दिया, और नाम हमने क्या दिया? देखो पाषाण काल नाम दिया। हमने नाम क्या दिया? पाषाण काल। नाम क्या दिया इसे? पाषाण काल। और पाषाण काल बोले तो क्या? स्टोन एज। क्या बोला हमने इसे? स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी अभी आपको कहा, अब ध्यान दीजिएगा। आपके सामने ये औजार दिखाई दे रहे होंगे, इन औजारों को बहुत ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है। देखिए, कुछ औजार ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, आकार इनका बहुत बड़ा है, बेडोला है, सुगठित नहीं है। जैसे ये औजार देखिए, है ना, बिल्कुल बेडोले से औजार लग रहे हैं। लेकिन कुछ औजार आपको इसमें से ऐसे भी दिखाई दे रहे होंगे जो बिल्कुल सुगठित से प्रतीत हो रहे हैं। औजारों का आकार भी क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो इतिहासकारों के दिमाग में एक अवधारणा आई। अवधारणा क्या आई? कि साहब कहीं ना कहीं इन औजारों में आकार में लगातार बनावट में जो है परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस आधार पर हुआ? परिवर्तन इस आधार पर हुआ कि जिस प्रकार से जैसे जैसे मानव विकास, बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे उसने क्या किया? औजारों की बनावट में जो है परिवर्तन किया। अब परिवर्तन किया तो इसीलिए औजारों की बनावट के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, कि औजारों की बनावट के आधार पर इस पाषाण काल को भी 3 भागों पर विभाजित कर दिया गया। आधार पर पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विभाजन।
और विभाजन किस रूप में किया गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछली बार का यदि आप एनटीपीसी का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया था भीमबेटका। प्रश्न क्या पूछा गया था, भीमबेटका कितना पुराना है। देखिएगा, पहला भाग जिसे हमने नाम दिया पूरा पाषाण, क्या नाम दिया, पूरा पाषाण। बीच वाला भाग हमेशा आपका क्या होता है, मध्य पाषाण होता है। बीच का क्या होता है, मध्य होता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, मध्य पाषाण। और लास्ट वाला जिसे हमने नाम दिया नव पाषाण, क्या नाम दिया दोस्तों, नव पाषाण। आ गई बात समझ में। देखिएगा, पूरा पाषाण को यदि हम बोलेंगे तो अंग्रेजी में पूरा पाषाण को पेलियोलिथिक एज, PALEOLITHIC, पेलियोलिथिक एज कहा गया। उसी प्रकार से मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज कहा गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है, आगे बात समझ में। तीन भागों में इसका क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। कौन सा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। यहां से एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। यहां से एक प्रश्न आपका अवश्य आता है, हर बार आता है। जैसे पिछली बार भीमबेटका वाला प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, पूरा पाषाण काल में यदि हम बात करें तो आदिम मानव की उत्पत्ति, किसकी, आदिम मानव की उत्पत्ति कौन से काल के दौरान मानी जाती है, तो पूरा पाषाण काल के दौरान। आपके जितने भी बेटा जो भी डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद डालिएगा, ठीक है ना, क्लास समाप्त होने के बाद डालिएगा, ताकि जो है मैं आपको उनको देख करके आपको बता दूंगा। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात हम बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल। तो इसी काल के दौरान आदिम मानव की उत्पत्ति हुई। आदिम मानव की उत्पत्ति मानी जाती है कौन से काल के दौरान में, तो पूरा पाषाण काल के दौरान। ये जो हमारा भौतिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये क्या प्रारंभिक समय में ऐसा था, नहीं था। इसके कई फेज रहे होंगे, कई इवोल्यूशन साइकिल्स रहे होंगे, कई डेवलपमेंट फेज इससे आए होंगे, तब जाकर के इस भौतिक स्वरूप को हमने प्राप्त किया है। तो सबसे पहला जो काल है पूरा पाषाण काल, इसमें आदिम मानव की उत्पत्ति हुई। देखो अब ध्यान देना, यहाँ इस एक प्रश्न से तीन प्रश्न बनते हैं। कैसे एग्जामिनर आपको घुमाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या आएगा कि पूरा आदिम मानव की उत्पत्ति कौन से काल की मानी जाती है, आपको उत्तर देना है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण यदि आपके ऑप्शन में नहीं आए तो आपको उत्तर क्या देना है, पाषाण काल। और पाषाण काल भी प्यारे साथियों आपके ऑप्शन में नहीं आए तो आप उत्तर क्या दोगे, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, हिस्ट्री बिल्कुल हलवा है, बहुत सहज है, आप तो मस्ती से पढ़ते जाओ, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर हमने बात की पूरा पाषाण की, और फिर हमने बात पाषाण की, फिर हमने की पूरा पाषाण की। तो एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर यहां से हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, ध्यान हो गया ना, क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो, क्लियर है ना ये चीज। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें तो इस काल के दौरान आदि मानव जो था यायावर स्थिति में था। यायावर स्थिति का मतलब स्ट्रोलर था, ठीक है ना। इधर उधर से जो है घूमता फिरता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था। कैसा, घुमक्कड़ जीवन जीता था और दयनीय स्थिति में था। यायावर को हम स्ट्रोलर बोलते हैं, ठीक है ना। दयनीय स्थिति में था, कैसी स्थिति में था, दयनीय स्थिति में था, घुमक्कड़ स्थिति में था। कौन से काल के दौरान, पूरा पाषाण काल के दौरान। लेकिन दोस्तों इसने केवल क्या करता था, ये शिकार पर जीवन आधारित था, केवल शिकार पर आधारित था। केवल इसका जीवन शिकार पर आधारित था। कौन से काल के दौरान,
तो पूरा पाषाण के काल के दौरान केवल ये हंटरर के रूप में था। किसके रूप में था? हंटरर के रूप में था। शिकार करता था, जो मिलता था जैसा मिलता था खा लेता था, ठीक है, जो मिलता था जैसा मिलता था पहन लेता था। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिएगा, यदि हम बात करें हमारे जीवन में, सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं, इसी से जोड़ रहा हूं, जैसे हमारा घर में कोई भी छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो प्रारंभिक जो समय होता है, इस प्रारंभिक समय में वो बिल्कुल सहज भाव में नहीं होता है, बिल्कुल सहज नहीं होता। कोई भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को यदि देखता है, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो वो बिल्कुल जो है इस वाली स्थिति में आ जाता है, शर्मा जाता है, यस और नो, भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है? भयभीत। तो इस काल के दौरान भी मानव एक दूसरे को देख करके क्या होते थे? भयभीत होते थे। उनका आजीविका, जो जीवन उनका चलता था, वो केवल और केवल शिकार करते थे। वो क्या करते थे? हंटरर की भूमिका में थे, केवल और केवल शिकार। और शिकार करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जल्दी से बताओ मुझे, शिकार करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? औजार की। क्या बनेगा? औजार। ध्यान से सुनिएगा, हम पाषाण काल को आगे लेकर के चल रहे हैं और यहां से ही आपका प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि आदिम मानव ने सबसे पहले, आदिम मानव ने सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम उसने हस्त कुठार बनाया। क्या बनाया? हस्त कुठार। हस्त कुठार आई मीन टू से हैंड एक्स जिसे बोलते हैं। और दोस्तों, हस्त कुठार के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट। बड़ा अजीब लग रहा है ना? याद नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन मेरा वादा है कि आज के बाद भूलोगे नहीं। आप जैसे ही सुबह सुबह उठ करके ब्रश करो, क्या करो? ब्रश करो ना, तो आपको याद रखना कि ये ब्रश नहीं है, ये तो मैं हाथ में मेरे हैंड एक्स है, कुलाड़ी है। क्या है? कुलाड़ी है। आ गई बात समझ में? तो हैंड एक्स और क्या है? रॉबर्ट ब्रसफुट। ब्रश करने के बाद आप फ्रूट खाते हो ना, ब्रश करके फ्रूट खाते हो ना, तो इसलिए रॉबर्ट ब्रसफुट। जैसे ही आप ब्रश करो तो रॉबर्ट ब्रसफुट, इस शब्द को दोहराइएगा। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया, एसएससी में पूछा गया प्रश्न, ये रेलवे 2015-16 का जो पेपर हुआ उसमें भी जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जीडी में ये प्रश्न पूछा गया, ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम हैंड एक्स किसने प्राप्त किया था? तो रॉबर्ट ब्रसफुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रसफुट ने। आगे बात समझ में? तो इसने क्या बनाया होगा? औजार। और औजार के रूप में सर्वप्रथम क्या चीज बनाया उसने? हस्त कुठार बनाया। आप आरएएस 2010 का भी यदि पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी ये प्रश्न आपको मिलेगा। हस्त कुठार जिसे हम क्या बोलते हैं? हैंड एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड एक्स बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? और हैंड एक्स किसने खोजा? ध्यान से सुनिएगा, खोज। हैंड एक्स क्या है आपका? आदिम मानव द्वारा प्रयोग प्रथम औजार। आदिम मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम औजार। प्रयोग प्रथम औजार कौन सा था आपका? हैंड एक्स। चलिए, खोज किसके द्वारा की गई? 1863 ईस्वी में कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से और खोजने वाला व्यक्ति कौन था? जिसका नाम मिलता है रॉबर्ट ब्रसफुट। रॉबर्ट ब्रसफुट। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रसफुट ने। जैसे ही रोज आप ब्रश करें ना, तैसे आपको लगना चाहिए कि भैया ये तो कुलाड़ी है। क्या है? कुलाड़ी है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज। आगे चलते हैं जल्दी से कि पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के दौरान आदि मानव, मैंने कहा ना, जैसे बच्चा जो पैदा होता है वो बच्चा क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो वो उससे क्या होता है? भयभीत होता है। क्या होता है? भयभीत होता है। तो इसका मतलब क्या? समूह में निवास नहीं करता था, ग्रुप में निवास नहीं करता था, ग्रुप में नहीं रहता था। कौन? आदि मानव। कौन है? आदिम मानव। इस काल के दौरान आदिम मानव समूह में निवास नहीं करता था।
समूह में निवास नहीं करता था, निवास नहीं करता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दें। यहां से एक प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या आता है कि आग से पहली बार परिचित कौन से काल में हुआ? तो आग से परिचित पहली बार पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में आग से परिचित हुआ। लेकिन आग का उसने व्यवस्थित रूप से उपयोग अपने जीवन में क्रांतिकारी उपयोग के रूप में, क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में उसने सबसे पहले उपयोग कब किया होगा आग का? तो उसका आपका उत्तर होने वाला है नवपाषाण काल। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर। आग से परिचित हुआ कौन से काल के दौरान हुआ? पूरा पाषाण काल के दौरान। कैसे आग से परिचित हुआ? ध्यान दीजिएगा। जब ये इस प्रकार के औजार बनाता था, जब इस प्रकार के औजार बनाता था, तो औजारों को ये आपस में जब घर्षण करता था, जब रगड़ता था, जब रगड़ता था, यायावर को बेटा स्ट्रोलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है बेटा, ध्यान दो। जब ये औजार बनाने के लिए एक दूसरे को औजार को यूं टकराता था, तो यहां से इसमें से क्या निकलती थी? चिंगारी निकलती थी। और इस चिंगारी को देख करके, आग को देख करके वो क्या होता था? भयभीत होता था। क्या होता था? भयभीत होता था। तो इसका मतलब कहीं व्यवस्थित रूप से इसने आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में नहीं किया। वो केवल और केवल इस आग से क्या हुआ था? परिचित हुआ। लेकिन व्यवस्थित रूप से आग का प्रयोग कौन से काल के दौरान? नवपाषाण काल के दौरान माना जाता है। व्यवस्थित रूप से कैसे? व्यवस्थित रूप से कैसे? कि उसने जीवन में, देखिए, भोजन पका करके कब खाना सीखा? नवपाषाण काल में, जब वो बिल्कुल बौद्धिक रूप से उसका विकास हो चुका था। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि मृतक संबंधी परिपाटियां पूर्ण रूप से कौन से काल में? जब दाह संस्कार वाली चीजें, ये नवपाषाण और मध्य पाषाण के बीच का जो समय माना जाता है, जिसे हम ट्रांजिशन एज कहते हैं, संक्रमणकालीन चरण कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है ना? तो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मेरा केवल और केवल इस क्लास का यही इतना ही मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बस कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। बातें क्लियर हो रही है ना? यस और नो? जल्दी से बताइएगा मुझे। आग से परिचित हुआ, आग से परिचित हुआ, परंतु व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया। अब आपको मैं एक और बात बता रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आदि मानव की विकास यात्रा इस प्रकार से रही। सबसे पहले रामापिथेकस, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथाल, फिर क्रोमोगेनन या क्रोमोगेवन, और लास्ट का जो जानी मानव जिसे कहा गया वो क्या था? होमो सेपियंस। क्या कहा गया इसको? होमो सेपियंस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या कि पहला ऐसा आदि मानव कौन सा था जिसने आग का प्रयोग किया? यूपीएससी के लिए यह आपका सब बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। यदि आप एग्जाम देते हैं तो पहला आदि मानव कौन सा था? होमो इरेक्टस। कौन था? होमो इरेक्टस, जिसने आग का प्रयोग किया, आग से परिचित हुआ। आग से परिचित होने वाला कौन सा आदि मानव था? होमो इरेक्टस। इससे पूर्व के जितने भी लोग थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें या रामापिथेकस की बात करें, तो ये आग से परिचित नहीं थे। आग से परिचित नहीं थे। आग से परिचित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? होमो इरेक्टस। कौन था? होमो इरेक्टस। आगे बात समझ में क्लियर है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं रामापिथेकस की। रामापिथेकस के साक्ष्य हमारे भारत के शिवालिक हिमालय,
ध्यान दीजिएगा, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? शिवालिक हिमालय से भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। शिवालिक हिमालय से साक्ष्य मिलते हैं। भारत में जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन से कपि मानव के मिलते हैं? रामापिथिकस के। किसके? रामापिथिकस। इसी को शिवापिथिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवापिथिकस। और इसे ही देव मानव की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? देव मानव की संज्ञा भी किसको दी गई? रामापिथिकस। शिवालिक पहाड़ियों से हमें जो हमें आदिम मानव के साक्ष्य मिलते हैं वो कौन सा मानव था? रामापिथिकस। कौन सा मानव था? रामापिथिकस। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये बात? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। भारत से प्रथम कौन सा आदिम मानव था जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं? तो रामापिथिकस याद रखना है। शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक हिमालय से हमें इसके क्या मिलते हैं? साक्ष्य। इसके साक्ष्य 1924 के आसपास एक व्यक्ति था जिसका नाम था, देखो, राम और पिथिकस। पहला मानव। लव होगा कि नहीं होगा? यस और नो? प्यार होगा कि नहीं होगा? मानव से मानव प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा? इसलिए याद रखिएगा शब्द क्या? रिचर्ड लेवी। शब्द क्या याद रखेंगे? रिचर्ड लेवी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो रिचर्ड लेवी ने सबसे पहले इस प्रकार के साक्ष्य खोजे थे 1924 के आसपास। 19वीं शताब्दी में जाकर के इस प्रकार की चीजें मिली। ऐसा पता कैसे चला बेटा? बहुत अच्छा प्रश्न है नीतू, शाबाश। पता इनकी जो शारीरिक बनावट थी, संरचना जो थी, इनके जो कंकाल तंत्र मिले उसके आधार पर दूसरा रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार इसका जब कालक्रम निर्धारित किया गया तो वो उसके समय का आसपास का यहां से कालक्रम था। आ गई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? यस और नो जल्दी से बताइए मुझे। यस, क्लियर है ना? चलिए, लठ गाड़ दिए ना, बिल्कुल इजी है बेटा। इतिहास से इजी संसार में कुछ नहीं है, ठीक है ना? और मेरा वादा है आपसे, इतिहास में आपको जीना सिखा दूंगा। हमें रट्टा नहीं मारना, इतिहास को हमें क्या करना है? सीखना है। तो देखिएगा, पूरा पाषाण काल, आदिम मानव की उत्पत्ति, यायावर स्थिति, स्ट्रोलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, शिकार पर आधारित था, हंटेड जीवन था, ठीक है, हंटरर के रूप में था। किसके रूप में था? हंटरर के रूप में। आ गई बात समझ में? फिर दूसरी बात क्या याद रखना कि औजार कौन सा बनाया? हस्त कुठार, हैंड एक्स बोलते हैं। कहां से साक्ष्य मिलते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कि समूह में निवास करना नहीं जानता था, आग से परिचित हुआ लेकिन व्यापक रूप में इसका प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका, क्या चीज? भीमबेटका। यस 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 यस, ये मजा आ गया ना? बस मजा लेते रहो, मजे लेते रहो। आपको जीवन में सफल होना है तो आनंद के साथ में, प्रेम के साथ बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भीमबेटका मिला है, क्या चीज? भीमबेटका। और भीमबेटका कहां पर? भोपाल, MP, मध्य प्रदेश। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं, जहां से हमें सेलाश्रय के साक्ष्य मिलते हैं। सेल में निवास करने वाले मानवों के कुछ प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख वर्ष पूर्व जब आदिम मानव की वहां पर स्थितियां रही होगी तो वो वहां पर निवास करता होगा। कुछ कूप मंडल के जो है हमें वहां से साक्ष्य मिलते हैं। सेल चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत में सबसे पहले सेल चित्र के साक्ष्य कहां से मिले? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो हमें कहां से मिले हैं? भीमबेटका से। ये सारी बातें लिखने वाला हूं, समझ लीजिएगा इन चीजों को। और भीमबेटका देखो याद कैसे क्या करोगे कि भीम ने बटका भरा, भीम ने बटका भरा तो क्या बना? चित्र बना। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य माने जा सकते हैं भीमबेटका से प्राप्त हमें चित्र। आ गई बात समझ में? भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वांकणकर के द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वांकणकर के द्वारा। पिछली बार NTPC में भीमबेटका का कालक्रम पूछ लिया गया था कि कितनी पुरानी मानी जा सकती है, तो उसमें 30 वर्ष ऑप्शन दिया हुआ था। आज इस बार यदि आपका प्रश्न बन सकता है तो क्या बन सकता है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका दोस्तों कहां है? तो ध्यान से सुनना कि भीमबेटका MP में है, भोपाल में है। और इसकी खोज किसके द्वारा?
विष्णु भगवान के द्वारा, विष्णु श्रीधर याद रख लीजिएगा, क्या याद रखेंगे, विष्णु श्रीधर वांकणकर के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। मजा आ गया ना, मजा आ गया, बस मजे लेते रहो, ठीक है, मजे के साथ में चीजों को पढ़ते रहो, कमाल के लोग हो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखो इस काल के दौरान क्या है, समूह में निवास नहीं कर रहा है, समूह में निवास नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें संशय है, संकोच है, भयभीत होता है। बालक एक दूसरे को देख करके वो क्या होते थे, भयभीत होते थे, क्या होते थे, भयभीत होते थे। तो दोस्तों जैसे ही बालक बड़ा होता है, जैसे ही बालक बड़ा होता है, और यदि कोई बड़े बालक को छोटा सा थोड़ा सा बड़ा हो, उसको कोई टॉफी दिखाए, उसको कोई टॉफी दिखाए, तो क्या वो उसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहां से यदि बड़ा होगा तो कौन से तरफ बढ़ेगा, मध्य पाषाण काल के दौरान कौन से काल की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा यहां से, तो कौन से काल की तरफ जाएगा, मध्य पाषाण काल के दौरान। तो इसका मतलब साथ में जा रहा है, क्या जा रहा है, साथ में जा रहा है, और साथ में जा रहा है इसका मतलब उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि उसने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। कौन से काल के दौरान, मध्य पाषाण काल के दौरान। आ गई बात समझ में, क्लियर है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, मीजोलिथिक एज। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस काल के दौरान आदिम मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया, समूह में रहना प्रारंभ किया। कौन से काल के दौरान किया, मध्य पाषाण काल के दौरान किया। दूसरी चीज, पशुपालन प्रारंभ किया। क्या चीज, पशुपालन प्रारंभ किया। और सबसे पहले पालतू, सर्वप्रथम पालतू किसको बनाया गया, यूपीएससी का प्रश्न है, किसका, यूपीएससी का प्रश्न। सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया, सबसे पहले पालतू बनाया श्वान को। श्वान बोले तो क्या चीज, डॉग को उसने क्या बनाया है, सबसे पहले पालतू बनाया है। आगे बात समझ में, सबसे पहले पालतू, सर्वप्रथम पालतू किसको बनाया है, श्वान को बनाया है। श्वान बोले तो क्या, कुत्ता, या फिर क्या हम बोल सकते हैं, डॉग। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, आदि मानव का विकास हुआ है, यहाँ पर बौद्धिक तारतम्यता उसमें ज्यादा और अधिक आई है, तर्क लॉजिक वाली बात भी आई है। क्या आई है, लॉजिक वाली बात आई है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि औजारों का आकार इस काल के दौरान छोटा हो गया। औजारों का आकार क्या हो गया है, मध्य पाषाण काल के दौरान जो आदि मानव ने जो औजार बनाए उनका आकार कैसा था, छोटा था। और इसीलिए इन औजारों को क्या कहा गया, सूक्ष्म पाषाण। क्या कहा गया, सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म का मतलब क्या, छोटा, पाषाण का मतलब क्या, पत्थर। और इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स। इस काल के दौरान बने औजारों को, इस काल के दौरान औजारों का आकार छोटा, ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा जाता था, सूक्ष्म पाषाण कहा गया। औजारों को सूक्ष्म पाषाण क्या कहा गया। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, जो कि पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाता है। सूक्ष्म पाषाण, या हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, माइक्रोलिथ्स। औजारों का आकार जो है सिमट करके बिल्कुल छोटा रह गया। किस प्रकार से, देखिएगा आपके सामने कुछ ये उदाहरण है। ये आपके सामने यदि आप औजार देखेंगे तो इनको ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके औजार है, इन औजारों का आकार मध्य पाषाण काल के दौरान, कौन से काल के दौरान, मध्य पाषाण काल के दौरान औजारों का आकार, मध्य पाषाण काल के दौरान औजारों का आकार लगभग 1 से लेकर के 5 इंच, 1 से लेकर के 5 इंच तक का ही था। इस प्रकार के औजार हुआ करते थे।
ठीक है, आगे बात समझ में। कुछ इस प्रकार के औजार देखिएगा। औजारों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो औजारों की सबसे बड़ी विशेषता यहां पर देखिएगा, हत्तेदार औजारों का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? हत्तेदार औजारों का प्रयोग। और यहां पर देखिएगा, यहां लास्ट वाली ये बात आप देख रहे होंगे सब लोग, तो ये नवपाषाण काल के दौरान बने कुछ मृद भांड है। नवपाषाण काल के दौरान जो पोटरी बनाई गई, जो पोटरी बनाई गई, वो चीज क्या है बेटा? मृद भांड है। क्या है? पोटरी का मतलब समझते हो ना, मृद भांड। कौन से काल के दौरान? नवपाषाण काल के दौरान मृद भांड बनाए गए थे। किसके द्वारा? आदिम मानव के द्वारा। तो ये आपके क्या है? मृद भांड है। क्या है? मृद भांड। ठीक है, ये आपकी हत्तेदार कुल्हाड़ी देख रहे होंगे आप इस प्रकार का। ये बीच में जो लगा हुआ ये क्या है? पत्थर है। अब देखिए, या तो ये लकड़ी के माध्यम से या फिर जो है हड्डियों के माध्यम से इस प्रकार का आकार बनाया जाता था, और आकार बना करके उसमें पत्थर का प्रयोग करके अपने औजारों का स्वरूप इस प्रकार से वो क्या करता था? ग्रहण करता था। क्लियर हो रहा है? यस और नो? जल्दी से बताइए, क्लियर हो रहा ना? सारी चीजें एक एक चीज समझ में आ रही है? चलिए अगली हम बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं। क्या? नोट लगा करके लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मध्य पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल का संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल का संक्रमणकालीन चरण। संक्रमणकालीन चरण का मतलब क्या है? ट्रांजिशन फेज ऑफ प्री हिस्टोरिक एज इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज। मतलब क्या कि जो संक्रमणकालीन चरण का मतलब समझिएगा कि सबसे ज्यादा चीजें परिवर्तित कौन से काल के दौरान हुई है? प्राग ऐतिहासिक मध्य पाषाण काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? मध्य पाषाण काल के दौरान चीजें परिवर्तित कैसे हुई कि जल्दी जल्दी से, जैसे पशुपालन करना सीखा उसने, बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हुआ, मानव बुद्धि का विकास हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि जब इतिहास की अवधारणा की गई, पाषाण काल, जिसे पाषाण काल को हमने जिस 3 भागों में हमने विभाजित किया, इसमें प्रारंभिक स्वरूप में केवल और केवल 2 ही भाग थे। कौन कौन से? एक प्राग पूरा पाषाण काल और एक कौन सा? नव पाषाण काल। बाद में ये तो 19वीं शताब्दी में जाकर के मध्य पाषाण काल को बीच में जोड़ा गया, क्योंकि नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच में आदिम मानव ने इतना ज्यादा तेजी के साथ विकास किया, इतना ज्यादा तेजी के साथ विकास किया कि लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए बीच में चीजें क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि मध्य पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल का ट्रांजिशन फेज या संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। चरण कहा जाता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अब देखिएगा, अब बच्चा बड़ा हुआ है, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया, और बच्चा ज्यादा बड़ा हुआ 18 साल का हो गया है। कितने साल का हो गया है? 18 साल का। जैसे ही भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में बच्चा 18 साल का होता तो घर वालों को चिंता होती है, भैया अब क्या कर देनी चाहिए? शादी कर देनी चाहिए। और जैसे ही शादी होती है तो थोड़ी सी मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। कई बार हम पूछ लेते, देखिए केवल हास्य के स्वरूप में कह रहा हूं, अन्यथा इन चीजों को कहीं भी भाग में नहीं लेना है, क्योंकि आपको दिमाग में सेट करनी है ये चीज। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कई बार मजाक में पूछ लेते हैं ना, भैया शादी हो गई, जीवन कैसा चल रहा है? तो सामने वाला क्या जवाब देता? भैया क्या शादी हुई, मेरे तो जीवन में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। तो कौन से काल में लगी आग? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल में पहली चीज क्या? आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग किया। पूर्ण रूपेण प्रयोग, यहां पर शब्द लिख सकते हैं आविष्कार। किस स्वरूप में आविष्कार किया? कि भोजन पकाने में इसका प्रयोग किया, जंगल साफ करने में इसका प्रयोग किया, साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मृतक संबंधी संस्कार,
मृतक परिपाटी, मृतक परिपाठी, ठीक है। दाह संस्कार किया जाने लगा, क्या किया जाने लगा? दाह संस्कार किया जाने लगा। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? कोई प्रकार का इशू तो नहीं है। अब देखिएगा कैसे आग लगी साहब, क्योंकि देखो पत्नी आई तो पत्नी ने बहुत सारी डिमांड करना प्रारंभ कर दिया। क्या डिमांड करना प्रारंभ किया? देखिएगा, पहली बात क्या? स्थायी बसावट। क्या चीज है? स्थायी बसावट, एक जगह टिक कर के रहना। कौन से काल में प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और यदि आदमी एक जगह रहेगा, एक जगह टिक कर के रहेगा, स्थायी बसावट आएगी उसमें, तो स्थायी बसावट आएगी तो भैया उसको कृषि भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कृषि करनी पड़ेगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की कृषि करना कौन से काल के दौरान सीखा? नवपाषाण काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? नवपाषाण काल के दौरान आदि मानव ने क्या करना प्रारंभ कर दिया था? कृषि करना प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिएगा, क्या चीज? कृषि करना प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से वो अनाज उगा रहा है। बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट कर रहा है, वो चीजों का उत्पादन कर रहा है। उत्पादन करना सीख लिया कौन से काल के दौरान? नवपाषाण काल के दौरान। और एक बात मुझे बताइएगा कि कृषि होगी तो कहां होगी? खेत में होगी। यस और नो? कहां पर होगी? खेत में होगी। और खेत में होगी तो उसको घर पर भी तो अनाज को लाना पड़ेगा ना। और लाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी किससे चलेगी? पहिए से। किससे चलेगी? पहिए की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पहिए का आविष्कार पहिए से कौन से काल में परिचित हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार, किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और जब देखिएगा लॉजिकल सी बात है कि जब वो घर पर अनाज लेकर के आया होगा तो उसे रखने के लिए बर्तन भी चाहिए होंगे। बिना बर्तन के कैसे रखेगा? बिना बर्तन के क्या अनाज को रख सकता है क्या? तो मृद भांड। क्या चीज? मृद भांड। आगे बात समझ में? तो मृद भांड कौन से काल में बनाए गए? नवपाषाण काल में। बेटा भीमबेटका भी लिखूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। मृद भांड, पोट्री का निर्माण उसने कौन से काल में? पोट्री है ना। मृद भांड का निर्माण, मृद भांड का निर्माण कौन से काल में किया उसने? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में, ताकि वो अपने लिए सुव्यवस्थित भोजन का और अनाज का क्या कर सके? वो संग्रहण कर सके। इसका मतलब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि कौन से काल में आदि मानव ने खाद्य संग्राहक के रूप में हो गया? कौन से काल में आदि मानव खाद्य संग्राहक के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो आपका उत्तर होना चाहिए नवपाषाण काल। फूड प्रोडक्टर के रूप में कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। तो आदि मानव इस काल के दौरान खाद्य संग्राहक, फूड प्रोडक्टर, खाद्य संग्राहक बन गया। संग्राहक बन गया, प्रोडक्शन करने लग गया था। क्या करने लग गया था? प्रोडक्शन करने लग गया था। और लास्ट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहीं पर क्या बात बता रहा हूं प्यारे साथियों कि प्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। ठीक है, प्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग इसने किया। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी संशय है क्या? यस और नो जल्दी से बता दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको पहली फसल कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, ब्रिजेश यादव ने पूछा है, ध्यान दीजिएगा।
एकता जी ने भी पूछा है, पहली फसल के बारे में उल्लेख यहाँ पर यह मिलता है कि रागी दक्षिण भारत में, कौन से भारत में, दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली जो प्रथम फसल थी उसके बारे में रागी के रूप में उल्लेख मिलता है। रागी क्या चीज है, तो ध्यान दें, आपने बाजरा देखा होगा, क्या चीज, बाजरा देखा होगा। तो बाजरा जो है वस्तुतः उस बाजरे का जो छोटा रूप है, बाजरे का जो छोटा रूप है उसी स्वरूप में क्या होती थी, रागी। सर आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हुई थी या बेटा, मैंने क्लियर कर दिया है ना कि आग से परिचित जरूर वो पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका आविष्कार अपने जीवन में व्यापक रूप से प्रयोग, उसने सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग कौन से काल के दौरान किया है, नव पाषाण काल के दौरान। परिचित अवश्य ही वो पूरा पाषाण काल के दौरान हो चुका था। चलिए क्लियर हो गया यहां तक, कोई भी समस्या, यस और नो। अभी हम गेहूं और चावल की भी बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। शाबाश, क्या बात है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर भीमबेटका, भीमबेटका कहां है, तो एमपी भोपाल के समीप, ठीक है। भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वांकणकर के द्वारा की गई। ठीक है, क्या मिलते हैं, क्या है यहां पर, तो पहली चीज यहां पर शैलाश्रय है। क्या चीज है, शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब समझते हैं ना, शैलाश्रय का मतलब क्या होता है, जहां आदि मानव ने प्रारंभिक समय में शैल जो रॉक्स जो होती थी उनके अंदर केव्स मतलब गुफाएं बना करके वो क्या करता था, उसमें निवास करता था। शैलाश्रय क्या चीज, शैलाश्रय का उल्लेख मिलता है कहां पर, यहां पर शैलाश्रय है। और लगभग कितने 642 शैलाश्रयों का उल्लेख मिलता है, कितने का, 642 शैलाश्रयों का उल्लेख मिलता है हमें कहां से, भीमबेटका की गुफाएं जो कि हमें प्राप्त होती है भोपाल के पास में। कहां पर, भोपाल के पास में। आगे बात समझ में क्लियर है। आगे बात करते हैं कि शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात समझ में, यहां से आदि मानव ने प्रारंभिक समय में, देखो ज्यादातर जो चित्र मिलते हैं वो हमें लाल कलर से मिलते हैं। किस कलर के, और लाल कलर से ज्यादातर जो यहां पर चित्रण किए गए हैं वो शिकार करते हुए दिखाया गया मानव को क्या, शिकार करते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ समूह का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, समूह में महिलाओं का उल्लेख है, आखेट या शिकार करते हुए दिखाया गया है, घोड़े के ऊपर हैं, कुछ युद्ध के यहाँ पर दृश्य हैं, ठीक है ना। तो अनेक जानवरों की कुल प्रजातियां, कई प्रकार के लगभग 39 या 41 कैटेगरी जानवर, उसके आधार पर यहाँ पर इस प्रकार के चित्रण किए गए हैं। किसके द्वारा, प्राचीन आदि मानव के द्वारा। कौन से काल के में, देखिएगा भीमबेटका जिसे हम मान सकते हैं पूरा पाषाण काल का, कौन से काल का, पूरा पाषाण काल का, जो कि लगभग 30,000, 1 लाख से लेकर के 30,000 के बीच के समय का, जो लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना, यहां तक के बीच का जो है ये स्थान माना जा सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है। स्थायी बसावट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। स्थायी बसावट के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कहां से, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। शाबाश जिसने भी ये प्रश्न पूछा है,
मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं स्थायी बसावट के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य हमें बागोर से मिलते हैं, बागोर राजस्थान से। कहां से? बागोर राजस्थान से। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? बेटा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की मानी जाती है भीमबेटका की गुफाएं। कौन से काल की? पूरा पाषाण काल की। खाना पका करके नव पाषाण काल में प्रारंभ किया है उसने। स्थायी बसावट नव पाषाण काल में गर्तावास में निवास करता था बुर्ज होम। ठीक है ना, गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं एक बात। देखिए, पहले तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये इस प्रकार के औजार हैं, ये भी आपके पूरा पाषाणकालीन औजार हैं। ये मध्य पाषाणकालीन कुछ औजार जो 1 से लेकर के 5 इंच तक। ये मृद भांड बनाए गए, उसके द्वारा पोट्री का निर्माण जो है नव पाषाण काल के दौरान किया गया। ये भी कुछ इस प्रकार हत्तेदार औजारों का प्रयोग इसके द्वारा किया गया था। हम बात कर लेते हैं बुर्ज होम की। बहुत अच्छा प्रश्न था, शाबाश। बुर्ज होम बात करें तो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। कौन से काल का है ये? नव पाषाणिक स्थल माना जाता है। नव पाषाणिक स्थल, नव पाषाण काल का। ठीक है ना, कौन से काल का? नव पाषाण काल का ये क्या माना जाता है? स्थल मिलता है। और यहां से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास के साक्ष्य। गर्तावास का मतलब समझते हैं आप? गर्तावास का मतलब यह होता था कि आदिम मानव जमीन से नीचे, कहां पर? जमीन से नीचे गर्त में निवास करता था, भूमि के अंदर। कहां पर? भूमि के अंदर निवास करता था। कहां से? बुर्ज होम से इस प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, ये कहां पर है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आदिम मानव के द्वारा यहां पर धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, यह प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं कोल्डी हवा से। कहां से मिलते हैं हमें? कोल्डी हवा। ठीक है ना, कोल्डी का मतलब क्या? कोल्ड मतलब ठंडा। और जब हथनोरा से बेटा जो है अरुण सोनकिया ने, बहुत अच्छा प्रश्न है जिसने भी पूछा, शाबाश। अरुण सोनकिया ने लगभग 1921 के आसपास हथनोरा नामक स्थान जो कि यूपी में है, वहां से उन्होंने एक मानव खोपड़ी प्राप्त की थी। मानव का कंकाल प्राप्त किया था। हथनोरा यूपी के पास का क्षेत्र है। बहुत अच्छा प्रश्न था जिसने भी पूछा। रोज डेली ये क्लास होने वाली है आपकी 4:15 से 5:15। बुर्ज होम से पालतू कुत्ते के भी साक्ष्य मिलते हैं मानव के साथ। ध्यान से सुनिएगा, मानव के साथ कुत्ते के सवादान के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं हमें? बुर्ज होम से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसका नाम क्या है? रोपड़, वहां से भी हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आपके लोगों के लिए खुला आमंत्रण है, खुला मंच है, पूछ लीजिएगा। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। संशय रहा तो मजा नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, इलाहाबाद कोल्डी हवा। चलिए देखिएगा, धान की खेती, क्या चीज? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? कोल्डी हवा से। अब धान का मतलब यहां पर देखिएगा, धान का मतलब यहां पर क्या है? चावल है। धान का मतलब क्या है? चावल है। हाँ, जो मन में आते हैं सब पूछ लेना, सारी चीजें मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अभी थोड़े 2 मिनट के लिए शांत ध्यान दीजिएगा कि धान का मतलब क्या है? चावल। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? कोल्डी हवा, इलाहाबाद के पास में, यूपी। कोल्डी हवा कहां से मिलते हैं? कोल्डी हवा। याद कैसे रखोगे दोस्तों? जब आपके कानों को ठंडी हवा लगे
कोल्डी हवा लगे, तब तब आपको धान की, चावल की प्राचीनतम खेती करनी है। चावल की प्राचीनतम खेती करनी। बेटा गोदीबाड़ा आगे बात करेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, आगे बात समझ में। चलिए, कोल्डी हवा। और दूसरा, यदि देखिए अब यहां से क्या आता है कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं आपको एक लॉजिकल चीज समझाने वाला हूं। क्या समझाने वाला हूं? बहुत महत्वपूर्ण है ये। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा हमें फांसने का प्रयास करते हैं। फांसने का प्रयास कैसे करते हैं? जब आपके शब्द आए, प्रश्न में शब्द क्या आए? प्राचीनतम शब्द आए। क्या शब्द आए? प्राचीनतम। तो प्राचीनतम का, बेटा मानव का जन्म लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ वर्ष के पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चावल से संबंधित शब्द आ जाए प्राचीनतम, शब्द क्या है? प्राचीनतम। तो जैसे ही प्राचीनतम शब्द आए तो इसका मतलब आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जैसे ही प्राचीनतम शब्द आए तो आपको कहां से पूछा जा रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल से पूछा जा रहा है। आपका जो उत्तर होना है, जो आंसर जो होना वाला है, वो कहां से होने वाला है? प्राग ऐतिहासिक काल से होने वाला है। वहीं पर शब्द आ जाए चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम, जैसे शब्द क्या आ जाए? प्रथम शब्द आ जाए, तो प्रश्न में जब जब प्रथम शब्द आए तो क्या याद रखना आपको कि प्रथम का मतलब यह है कि वो आद्य ऐतिहासिक काल से पूछ रहा है, जहां से हम सिंधु घाटी सभ्यता से विशेष रूप से। तो देखो, पहली बार रोपड़ पंजाब में बेटा, पहली बार ध्यान से सुनिएगा, पहली बार जो हमने चावल की खेती की, हम चावल की खेती पहली बार कहां करेंगे? जमीन पर। कहां करेंगे? जमीन पर। जमीन को क्या बोलते हैं? हम थल बोलते हैं। और थल से याद रखिएगा लोथल। क्या याद रखेंगे? लोथल। तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? लोथल। और लोथल आपका कहां है? गुजरात में है दोस्तों। कहां पर है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, जिसकी लोथल की खोज 1954 में श्री रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्री रंगनाथ राव के द्वारा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो लोथल गुजरात से मिलते हैं। और यहां पर एक प्रश्न और बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि जले हुए चावल के, किसके? जले हुए चावल के साक्ष्य, जले हुए चावल के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ध्यान देना, जलने के बाद चावल कैसा प्रतीत होता है? जलने के बाद चावल काला दिखाई देता है। यस और नो? जलने के बाद चावल कैसा दिखता है? काला दिखता है ना। और काले से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? काली बंगा। क्या याद रखेंगे? काली बंगा। तो जले हुए चावल के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं प्यारे साथियों? काली बंगा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? काली बंगा से हमें मिलते हैं। काली बंगा की यदि हम बात करें तो क्या है? राजस्थान में है। काली बंगा आपकी कहां पर है? राजस्थान में। अरे वाह, प्राचीनतम कृषक बस्ती के साक्ष्य बेटा मेहरगढ़ से। प्राचीनतम कृषि बस, प्राचीनतम कृषक बस्ती, कृषक बस्ती कहां से मिलती है? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। चलेगा, मुझे लगता है कि अब आपका कोई भी संशय, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा होगा। यदि और भी कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं छोड़ने वाला हूं, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, इतिहास को हम जीने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग
हमारी कक्षा का आनंद लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे, ये दायित्व केवल आपका है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम हमारी कल की कक्षा में, जहां बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग कल की कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और ऊर्जावान रहें। सबसे बड़ी बात, ईश्वर इस सृष्टि की समस्त खुशियां आपके परिवार को दे, आप सबको जल्द से जल्द सफलता मिले, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। कल मिलता हूं ठीक 4:15 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।